बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टॉक मार्केट के अंदर होने वाले अब तक के जितने भी फ्रॉड थे उनके अंदर सबसे मारूफ नाम को आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन थमा दी गई। आरफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड की सरकर्दगी में कायम कंसोर्शियम था जी, उसके अंदर जो है वो लगी है बोली। इस बोली के अंदर जो है सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में उन्होंने 115 अरब रुपए वो पीआईए के 75% शेयर्स का ऑफर लगाई थी और दूसरे फेज में उन्होंने बढ़ा के 135 अरब कर दी, जबकि उनके मुकाबले के अंदर जो थी कंपनी लकी कंसोर्शियम, उसमें उन्होंने लकी कंसोर्शियम ने अपनी बोली 101 अरब रुपए से 134 अरब तक बढ़ाई थी, तो इन्होंने बढ़ाकर 135 कर दी। यानी इन्होंने हर सूरत में खरीदना था। मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन कमीशन का सेक्रेटरी को बंदे का पुत्र होता ना, कोई अक्लमंद आदमी होता, तो वो इनकी बोली मजीद लगवाता। मिनिमम जो है गवर्नमेंट ने उसकी जो प्राइस रखी थी वो 100 अरब रुपया रखी थी, पिछली दफा 80 अरब रुपए रखी थी, तो 80 अरब के अगेंस्ट ये जो है ना खिलाफत का जिसको हैजा हुआ है वो कब्जा ग्रुप आहो, उसने 8 अरब रुपया लगा के कौम के सर के ऊपर एहसान किया था। अच्छा, इससे पहले पाकिस्तान फौज का भी एक अदारा जो था वो इनके अंदर शामिल था, लेकिन कल हैरत अंगेज तौर पे उन्होंने विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया। ठीक है, असूली तौर पे हकीकी तौर पे इनको सिर्फ 10 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान को अदा करना है, पीआईए का कंट्रोल संभाल लेना है, बाकी पैसे किस्तों में देने हैं, पैन कमा के देने हैं। ठीक है, समझ गए ना। 2000 के अंदर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में क्राइसिस हुआ था, शौकत अजीज साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। उस क्राइसिस के अंदर चलती स्टॉक मार्केट को 3 दिन के लिए बंद किया गया था। कराची स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड बुला के मौसूफ ने जो था उसके अंदर कीमतें जो थी शेयरों की अपनी मुताबिक फिक्स करके इन्वेस्टर्स के शेयर जब्त करके अरबों रुपया अपनी जेब में डाल दिया था। फिर 2008 के अंदर 7 या 8 के अंदर एक और क्राइसिस आया। मौसूफ ने अपने पास से जो इन्होंने लिवरेज फाइनेंसिंग दे रखी थी, वो लिवरेज फाइनेंसिंग जो थी इन्होंने विड्रॉ की, लोग ट्रैप हो गए, अपने शेयर जो थे वो बेचने के ऊपर मजबूर कर दिए कि एक शेयर के अंदर महल बैंक ऑफ पंजाब था या कौन सा शेयर था, उसके अंदर इन्होंने इस तरह इन्वेस्टर को ट्रैप करके उनको उनके सरमाए से महरूम किया था। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइड हैं, इनको पहले कौड़ियों के मोल पाक सऊदी फर्टिलाइजर मेरा ख्याल मुल्तान में है, वो भी थमाई जा चुकी है। इसके अलावा पीको भी इनको थमाई जा चुकी है। पीको पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी जो है, जो पहले बीको होती थी बटाला इंजीनियरिंग कंपनी सीएम लतीफ वाली, वो भी इनको कौड़ियों के मोल मुशर्रफ साहब तोहफे में दे के गए थे, क्योंकि ये मुशर्रफ साहब के ऊपर सरमायाकारी बहुत किया करते थे। आरफ हबीब साहब जो हैं, इन्होंने एक आरफ हबीब बैंक भी बनाया था। फिर वो बैंक हैरत अंगेज तौर पे हुसैन लवाई साहब के पास चला गया था। हुसैन लवाई साहब के फ्रंटमैन होते हैं। और दाऊद बैंक भी चला गया था लवाई साहब के पास। एक और बैंक था, ये तीनों बैंक मर्ज करके समिट बैंक बना, जिसका आजकल नाम कुछ और होता है। तो ये लेन देन के ऊपर यकीन रखने वाली पार्टी है, ऐसी कोई मसला नहीं है। पीआईए के अंदर पाकिस्तान फौज के अपने अदारे का ऐन वक्त के ऊपर चले जाने का मतलब ये है कि आरिफ साहब ने सही जो है वो की है। 10 अरब रुपए के अंदर पीआईए जो है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन को थमा दी गई है। इनके साथ शरीक कौन है, मैं शरीक मुल्जम नहीं कह रहा, लेकिन शरीक कार कौन है इसके अंदर? फातिमा फर्टिलाइजर लिमिटेड मुल्तान की पार्टी है। शेख निशात साहब जो हैं, ये पहले टेक्सटाइल में और एडिबल ऑयल में थे और हैं। एडिबल ऑयल के अक्सर उनके मुतासरीन जो थे वो हमारे कान खाते रहे हैं 90 की दिहाई के अंदर। और निशात साहब जो हैं वो बड़े ही करू किस्म के आदमी हैं। उसके बाद सिटी स्कूल प्राइवेट लिमिटेड है जी, ये भी आपको पता है। सिटी स्कूल वाले जो हैं ये कौन है, केड़ी पार्टी है? आहू। अच्छा, उसके बाद लेक सिटी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जी, गौहर एजाज साहब जी। गौहर एजाज साहब जो है वो हर हुकूमत में होते हैं, हर हुकूमत में उनकी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नहीं है। उससे पहले पीटीआई की हुकूमत में भी थे, और जब पहले ऐवान सदर में थे तो ऐवान सदर के अंदर तो इनका बाकायदा कमरा होता था। ठीक है ना। तो गौहर एजाज साहब जी, एक मिनिस्टर साहब ने इल्जाम लगाया था कि टेक्सटाइल के नाम के ऊपर
फंडिंग लेकर इन्होंने हाउसिंग सोसाइटियां बना ली। तो वो गौहर एजाज पे इल्जाम लगा था। टेक्सटाइल को शरह सूद थी 15%, उनको सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर 6% या 7% पे पैसा मिलता था। आपकी टेक्सटाइल मिलें थी बेसिकली, आपने टेक्सटाइल मिलों के नाम पे पैसा लिया और जमीनों में लगा के कई गुना मल्टीप्लाई कर लिया। और ये जो व्हीलिंग डीलिंग है कि मैं जनाब ये कर रहा हूं और वो कर रहा हूं, ये मौसूफ जो है आजकल चनियोटी शेखों की लीडिंगशिप करते हुए पाए जा रहे हैं। मैंने आज सुबह ट्वीट किया था, मैंने कहा कि मेमन बच्चे को मिलने जा रही है पीआईए। जिस तरह से पाक फौज के उस अदारे को विड्रॉ करवाया गया तो मुझे अंदर से खबर आ गई थी कि ये किसको जानी है। ठीक है, तब्बा ग्रुप को भी उसमें रौनक मेला बढ़ाने के लिए लगाया गया। और ये जो है अल्लाह आपका भला करे, एयर ब्लू जो थी वो तो इसको 1 रुपए में खरीदने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन 26 अरब की बोली उन्होंने भी लगा दी। और टॉप के जो 2 वो थे उन्होंने उनका कंपटीशन करवाया और तकरीबन आप समझ लें कि 20 अरब रुपया और बढ़वा लिया। और 2 फेजेस हुए जी। पहले में उनकी बिडिंग खोलेंगी, फिर उन्होंने कहा जी और बढ़ा लें आप, अगर बढ़ा सकते हैं तो फिर उन्होंने बढ़ाया और उसका नतीजा ये निकल आया। प्राइवेटाइजेशन ही वाहिद हल थी मौजूदा जिस तरह उसके अंदर फंस चुकी हुई थी पीआईए, जिस तरह के मसाइल का शिकार हो चुकी थी। मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप जो था उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी ना पाक फौज के अंदर। पाक फौज ने भी पूरी की पूरी अपनी रेजिमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स की लगा के देख लिया था, लेकिन रेजिमेंट ही जाके उत्ते करप्शन नाल रल जांदे सन ते ओ की कर। ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि अब होनी थी इसके लिए तैयारों की नई लीज, नए तैयारों की परचेज होनी थी। आखिरी परचेज जो थी इस तैयारों की वो हुई थी मुशर्रफ दौर के अंदर। और मुशर्रफ दौर के अंदर जब बोइंग एक जगह पे फंस गई थी, उसने तैयारे बना लिए और तैयारे लेने वाली अगली एयरलाइन डिफॉल्ट कर गई, तो अब वो तैयारे कहाँ पे फेंके। तो मुशर्रफ साहब को ऑर्डर हुआ, और मुशर्रफ तो जो था वो तो कतूरा था, अमेरिका का पूडल था, उसने वो खरीद लिया। हालांकि उस वक्त माहिरीन का ख्याल ये था कि $152 मिलियन का ये जो बोइंग 777 हम एक खरीद रहे हैं, ये तो एक की कीमत के अंदर हमें 8 के 8 देने चाहिए, क्योंकि डील टूटी हुई थी, डील टूट चुकी थी उनकी। अब तो वो मजबूरी के तहत बेच रहे थे। लेकिन अहमद सईद साहब ने, जो कि अहमद मुख्तार के भाई थे, उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि उन्होंने ये उतनी ही कीमत पे क्यों खरीदे, जिसके अंदर जब आप अप फ्रंट, टूटी हुई डील ना हो, जब आप अप फ्रंट जाते हैं और पे करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी अपनी जगह के ऊपर हो गया। पीआईए की तबाही का आगाज उस दिन हुआ था जब शौकत अजीज अपना एक ब्लू आइड बंदा लेके आया था और उसने आगे पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर की तबाही फेर दी थी। उसने आते ही पीआईए का किराया आधा कर दिया था, और आधा करने के नतीजे के अंदर एरो एशिया और दूसरी एयरलाइन जो थी वो बंद हो गई, क्योंकि वो इतने किराए के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती थी। और नतीजे के तौर के ऊपर जो था, अहमद सईद साहब जो थे वो इसकी कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन पेश नहीं कर सके। इसलिए तो फैमिली अगे तकसीम हो गई ना, जायदादा वंडियां गईयां, फैक्ट्रियां वंडियां गईयां, विजन नहीं था उनके अंदर। एनी हाउ, अब जनाब वो उन्होंने क्या किया जी, शौकत अजीज साहब के लाए हुए साहब ने, उन्होंने जब किराया आधा किया तो पीआईए को नुकसान होना शुरू हो गया। और जब नुकसान होना शुरू हुआ तो बजाय इसके कि वो किराया पूरा करते, उन्होंने बैंक से लोन लेना शुरू किया। वो बैंक से लोन जो था वो को 30-40 अरब रुपए तक चला गया। पीआईए जैसे अदारे के लिए 30-40 अरब रुपया लोन उस वक्त कुछ भी नहीं था। 38 तैयारे इसके ऑपरेशनल थे। लेकिन हुआ ये कि जब भोलड़ों की हुकूमत आई उसके बाद जनाब, उसके बाद वो मजीद कर्ज लेना शुरू कर दिया और 450 अरब, मेरा 40 अरब से 450 अरब तक पूरे करवा के, तो उसके बाद पीआईए उठ नहीं सकी। इस दौरान नए तैयारे लीज पे लेने की कोशिश हुई जब नवाज शरीफ साहब आए और श्रीलंकन एयरलाइन से तैयारे लिए गए, लेकिन तैयारों के इंतखाब के अंदर इतना खौफनाक टेक्निकल फॉल्ट था कि वो जो हमने लंदन से लाहौर तक की फ्लाइट और लंदन से इस्लामाबाद तक की डायरेक्ट फ्लाइटें चलाई, जो फ्लाइट इतनी भरी होती है कि कभी लॉस में नहीं जा सकती, उसमें भी उसने लॉस किए और फिर हमने वो लीज वापस कर दी तोड़कर। पीआईए के अंदर इतने माफियाज बैठे हुए हैं खासतौर पर टेक्निकल साइड के ऊपर कि वो कोई अच्छा फैसला होना दे ही नहीं सकते पीआईए के हक के अंदर। जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हामी हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त जो पीआईए के पास तैयारे हैं वो अगले 2 साल के अंदर अपनी तबई उम्र पूरी करके ग्राउंड हो जाएंगे।
اب دیکھیں نا 8 جو بوئنگ 777 ہم نے لیے تھے جس کے اوپر اس وقت پوری پی آئی اے کھڑی ہے، وہ 8 میں سے 5 جو ہے وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو بحال کرنے کے اوپر اتنے پیسے لگتے ہیں کہ آپ نیا طیارہ لے لیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان کے ہاں تیل کی کنزمپشن بھی بہت زیادہ ہے اور کاسٹ بھی بہت زیادہ آتی ہے۔ یہ جو نئی انتظامیہ آئے گی عارف حبیب صاحب کی قیادت کے اندر، اور عارف حبیب صاحب نے سٹاک مارکیٹ کے اندر پہلے ہی پی آئی اے کا شیئر 1.5 سے اٹھا کے 1 روپے سے 30 روپے تک تو وہ لے گئے تھے، پھر واپس آنا شروع ہو گیا، تو پیسے انہوں نے وہاں سے بنا لیے ہوئے ہیں۔ پی آئی اے کے جو ریلی تھی اس سے انہوں نے پیسے ٹھیک ٹھاک نکال لیے ہوئے ہیں، اور یہ جو 8-10 ارب روپیہ دیں گے یہ سٹاک مارکیٹ سے میرے جیسے جو مطلب لوگ ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے انہی سے چھین کے وہ دے رہے ہیں، وہ اپنے پلے سے نہیں دے رہے۔ ایسا ہی بندہ ہونا چاہیے۔ فائنانشیل میٹر اس کا مسئلہ نہیں ہے جی، ٹیکنیکل کی پوری ٹیم پی آئی اے کی فارغ ہونی چاہیے۔ نیلے ہیں طور پہ جو پی آئی اے کی ٹیکنیکل ٹیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنی زیادہ لابنگ ہے اور اتنے زیادہ کنورشنڈ مختلف خیالات ہیں جو کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے اوپر پورے نہیں ہوتے۔ مجھے ایمریٹس کے ایک ٹیکنیکل کے بندے نے بتایا کہ انہوں نے کوئی میئرمنٹ لینی تھی اور پی آئی اے کے وہ باقاعدہ ورکشاپ میں چل کے گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کی مجھے میئرمنٹ دے دیں، تو وہاں پہ جو صاحب کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ صحیح اتنا ایک اونچا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں وہ ہم نہیں جانتے، اتنا ایک اونچا ہونا چاہیے۔ وہ کوئی باکس بنانا تھا اور وہ جس نے پھر جہاز میں رکھا جانا تھا تو اس کی ایک اسپیسیفکیشن ہوتی، تو سر کوئی انچ شنچ اور کوئی ملی میٹر اور کوئی سینٹی میٹر ان صاحب کو نہیں آتے تھے، انہوں نے بس ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ اتنا ایک اونچا ہونا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ اگر پی آئی اے کے ٹیکنیکل میں ہوں گے تو طیارے جو ہیں وہ اپنی عمر سے پہلے گراؤنڈ کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ سارے سفارشی اور کوٹے کی بنیاد پہ اور نسلی تعصب کی بنیاد کے اوپر بھرتی کیے گئے تھے۔ اب بھی یہی ہوگا۔ اب ساری کراچی کی ٹیم آئے گی نا جی، عارف صاحب نے وہ سارا کچھ کرنا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم بتا دیں کہ پی آئی اے جو ہے، حافظ صاحب پی آئی اے کلین ہاتھوں میں نہیں گئی، ٹھیک ہے، باقی آپ ملک کے بادشاہ آہو آپ نے جو اپنا ادارہ وڈرا کر کے رستہ دیا ہے، صحیح لوگوں کو رستہ دے دیتے ہیں۔ مطلب کسی بھی بندے سے مجھے چھوڑ دیں، اپنا یہ ظفر حجازی صاحب سے پوچھ لیجئے گا سٹاک مارکیٹ کے 2000 اور 2007 کا جو لوٹ مار ہوئی تھی، جو کرائسس ہوا تھا، اس کا ہیرو کون تھا، ٹھیک ہے، سر پتہ لگ جائے گا۔ ویسے تو سنا ہے کہ آپ کے ادارے میں فائنانشیل مانیٹرنگ کے بھی بندے ہوتے ہیں، تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ویسے انہوں نے کتھوں دسنا، بیچارے ڈیپوٹیشن سے سال پہلے ہی آئے ہونے نے۔ میرے ورگی دائی جڑی ہے جڑی 1987 تو بیٹھ کے مالیات دا شعبہ انج کر کے دیکھ رہی ہے، اس گلو میں اپنے حافظے کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں۔ 2000 اور 2007 کا جو کرائسس تھا اس کے اندر موصوف کے نام آئے تھے، ایس سی سی پی کی رپورٹ ہے، وہ رپورٹ پہلے ایس سی سی پی نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی بھی تھی، اس کے بعد اس کو ڈاؤن کر دیا گیا تھا، اور بس ہم نے عرض کر دیا، باقی جو آپ سمجھے ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔